जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा
सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। Om Shanti. Good evening, all of you. Warm welcome in today's session. आप सभी अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं. So it will be more easy with us. So कैसे हैं सभी? कैसे हैं? Good. Okay, that's good. सभी अच्छे हैं. I think I will give 5 minutes to unmute all of you. Then we can again mute. Okay. आप अभी बात कर सकते हैं. सभी ठीक है? हाँ जी. बहुत बढ़िया है ना? More than perfect. Very good. Okay. So last time हम सभी मिले थे for finding a solution for our challenges. So इन कुछ 4-5 दिनों में सभी को अपने लाइफ से रिलेटेड सॉल्यूशन मिल गए होंगे, आई थिंक, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि कैसे हमारे लाइफ के सॉल्यूशन हम खुद ढूंढ सकते हैं. और उन सभी का बेस हमने देखा था कि वी हैव अ थॉट पावर, वी हैव अ माइंड पावर, सो वी कैन जनरेट एवरीथिंग what we want, what we become, what we think, we can create everything. जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से हम बन सकते हैं. ये हमने लास्ट टाइम देखा था. तो आई थिंक सभी ने 4-5 दिन उसी से रिलेटेड कुछ थॉट क्रिएट किए होंगे या तो सॉल्यूशन फाइंड आउट किए होंगे. डेफिनेटली जो सेशन हुआ था उसके बाद उसके बारे में किसी ने थोड़ा बहुत सोचा, उसको प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है या स्टडीज में एप्लीकेशन स्टार्ट किया हो, ऐसा किसी ने किया? कोई भी? एनीवन? यस और नो? नो. यस सर. ओके, सो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं नॉट येट. ओके, सो वेटिंग फॉर, किसके लिए वेट कर रहे हैं? नेक्स्ट सेशन के लिए, आज के सेशन के लिए. हाँ, ओके. सो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक देखा था कि हमारे स्टूडेंट लाइफ में जितने भी चैलेंजेस है उसका बेस, आधार कहो या रीजन कहो, वो क्या है? हमारे थॉट पावर, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, जो हम सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इन सभी के कारण हमारा माइंड पावर जिसमें बहुत सारी उलझने आ रही है, कंफ्यूजन आ रहा है, बहुत सारी सिचुएशन आ रही है, वो हमने देखा था. तो यहाँ तक हम पहुंचे थे कि थॉट पावर से ही एवरीथिंग होगा. कितने सारे चैलेंजेस है, सोसाइटी से है, फैमिली से है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजेस है विद इन, हमारे अंदर से, हमारे खुद से जो चैलेंजेस है उसे ओवरकम करना ही. लास्ट हमने देखा था स्पिरिचुअलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और फिर क्वेश्चंस भी देखे थे कि इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन क्या है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है, हमने देखा था. याद आया? मैं जस्ट फॉर रिवीजन के लिए सब बता रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने जो बातें एक दूसरे के साथ शेयर की थी वो सभी को मे बी याद होगी, है ना? आई होप.
याद है ना? अभी रिवाइज हो रही तो याद आ रही है? यस, वेरी गुड, ओके ओके, थैंक्स फॉर द रिप्लाई। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि सभी के पीछे कैसा हमारा वर्क है, तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि हमें जो स्टडी करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 3-4 क्वेश्चन थे कि हमें हमारा स्टडी कैसे डेवलप करना चाहिए, जो सिलेबस है वो कैसे मैनेज करना चाहिए, या साइंटिफिक मेथड क्या है, राइट टाइम क्या है स्टडी का। बहुत सारे ओपिनियन है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है, बहुत सारे शॉर्ट्स भी है, जिसमें हमें इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैंने क्या बोला? इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन ना नॉलेज। इंफॉर्मेशन जब हम एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं, सो इट विल बिकम अ नॉलेज। मीन्स इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल, व्हेन वी एक्सपेरिमेंट विद दैट इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के साथ जब हम एक्सपेरिमेंट करते खुद से, तो हमें जो प्रैक्टिकल अनुभव मिलते जाते हैं, जो एक्सपीरियंस मिलते जाते हैं, वो हमारा नॉलेज बनता जाता है। इसलिए हर एक का नॉलेज अलग अलग है, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। आप सभी ने, हम सभी बड़ों से हमेशा ये सुनते हैं कि मुझे ना अनुभव है, मेरी बात सुनो, क्योंकि मुझे इन बातों का अनुभव है। अनुभव माना एक्सपीरियंस कब बनता है? जब सारा इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसे हम अप्लाई करना शुरू करते हैं, तब वो नॉलेज बनता है। तो इसलिए आज का सेशन सुनने के बाद फिर से ऐसे नहीं सोचना कि कोई आएगा, फिर वो मुझे मोटिवेट करेगा, सेशन देगा, बात करेगा, उसके बाद मैं करूंगा। नहीं, सबसे पहले, आज सेशन से पहले, आज का हमारा थॉट है कि आज से, अभी से मैं अपने लिए खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा, प्लानिंग करूंगा, एम ऑब्जेक्ट डिसाइड करूंगा, गोल सेट करूंगा ही। ओके, अंडरस्टैंड ना? सो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हम देखने वाले कि कैसे हमें साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए, स्टडी पैटर्न कैसा होना चाहिए, कब करना है। अभी देखो, कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कभी भी ऐसे नहीं सुना है कि रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए? ऐसा कोई है जिसने ये नहीं सुना है? सुना है? हाँ या ना? सुना है पक्का? और कितना किया है? राइट, सभी बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, थैंक यू फॉर रिस्पांस। सी, हमने ये सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मतलब सभी को पता है, लेकिन हम सबने इसको कितना फॉलो किया है? कभी होता है, कभी नहीं होता है, राइट। और हमारा बिलीफ सिस्टम है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये राइट थिंग है, ऐसा हमारा बिलीफ सिस्टम है। यस और नो? बिलीफ सिस्टम नहीं है, हमने सुना है। अब आप समझना क्यों हमने फर्स्ट सेशन थॉट पे लिया था, क्योंकि उसमें हमने सब देखा था। थॉट, उसकी पावर, कॉन्शियसनेस, बिलीफ सिस्टम, वो सब कैसे कन्वर्ट होता जाता है, यही हमने देखा था। तो इसलिए रेफर में हमेशा करूंगी कि पिछला सेशन याद करो। क्यों? क्योंकि इन सभी से रिलेटेड है कि हमारी बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम डिसीजन लेते हैं। तो हमने भले सुना है कि राइट क्या है, लेकिन हमने उसे ट्राई करना या एक्सेप्ट करना, या हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं बनाया, राइट ना? तो इसलिए आज हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बूस्टर डोज चाहिए, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि व्हाट इज द साइंटिफिक अप्रोच बिहाइंड दैट फ्रेज। क्या कहते हैं हमेशा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आगे, मेक पर्सन व्हाट, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, नो? सो हमने ये सुना है ना, तो आज हमें इसका साइंटिफिक व्यू भी देखना है।
क्योंकि आजकल हमारी जो जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स जो हमें कहेंगे या टीचर भी कहेंगे, उसके पीछे हमें क्या चाहिए? लॉजिक चाहिए, साइंस चाहिए, तभी हम एक्सेप्ट भी करेंगे और फॉलो भी करेंगे, है ना? तो थोड़ा साइंटिफिक व्यू देखते हैं कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। चलेगा? मैं स्टार्ट फिर? यस, ओके। सी, सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये चीज पता है कि हमें जीवन लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं। हमने सुबह से लेकर रात तक डेली हम बड़ों से सुनते हैं कि जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, मोबाइल मत देखो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो, वो मत करो। ये हमने सबने सुना है, हम सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। प्लस लेकिन हमें इसको प्रैक्टिकल करने में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस में या कॉन्शियस में नहीं बैठा है अभी तक। वो हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन हमें नहीं पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हम सभी जैसे एक वॉच यूज करते हैं, घड़ी यूज करते हैं, उसका टाइम कभी ऐसे होता है क्या कि मेरे पास वॉच है लेकिन वो राइट टाइम राइट नहीं दिखाती है, कभी भी कुछ भी दिखाती है, अपने हिसाब से चलती है? ऐसी घड़ी किस कोई यूज करता है? यस और नो? किसी ने कभी ऐसी वॉच यूज की है? नो, नो, राइट। कभी कभी भी हम ऐसी वॉच यूज करना पसंद नहीं करते जो राइट टाइम नहीं हो। हमें तो सेकंड सेकंड का राइट टाइम चाहिए, टाइमिंग एकदम एक्यूरेट चाहिए। वैसे ही हमारे बॉडी में एक क्लॉक है। जो साइंस के फील्ड से होंगे उनको पता ही होगा, जो इसके डिटेल गए होंगे उनको भी पता होगा, लेकिन आज हम इसको एज पर नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज के लिए यूज करेंगे। हम सभी के पास एक क्लॉक है जिसे कहते हैं सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक। ये क्लॉक ऐसा है जो सेट है, वेल सेट। उसका हर चीज का टाइमिंग है, परफेक्शन है, उसका एक ऑर्डर है कि वो ऐसे ही चलेगा। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। इसका मेन फंक्शन क्या है? क्या काम करता है बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी बॉडी में? हमारी जो स्लीप एंड वेक साइकिल है, इसको बैलेंस करता है। कब सोना है, कब उठना है, कितने बजे सोना है, और सोने में से जब हम उठते हैं तो वी फील रिलैक्स, रेस्ट, आराम। हम सभी को आराम पसंद है ना, रेस्ट पसंद है। लेकिन बॉडी का रेस्ट, फिजिकल रेस्ट या मेंटल रेस्ट, दोनों में से कौन सी प्रायोरिटी हमारी? जब हम मेंटली रिलैक्स हो जाए, हमें वो रेस्ट मिले, वो हमारी प्रायोरिटी है ना? तो वैसे हमारे ब्रेन की, बॉडी की जो स्लीप एंड वेक साइकिल है, बायोलॉजिकल क्लॉक वो मेंटेन करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये किससे रेगुलेट होता है? थोड़ा साइंटिफिक हमें समझना है ताकि हम फिर स्टडी के बारे में भी समझ पाए कि साइंटिफिक स्टडी पैटर्न क्या है जिसमें हमारी बॉडी हमें सपोर्ट करे, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ हमें सपोर्ट करे। ठीक है? तो ये रेगुलेट होता है बाय लाइट। क्लॉक है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक है, तो लाइट के अकॉर्डिंग ये चलता है। जैसे आप सभी को पता हो तो हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस का एरिया है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए, सिंथेसिस के लिए, सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइपोथैलेमस से बहुत सारे टाइप ऑफ हार्मोन स्टिमुलेशन का जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो मिलेगा। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करती है, पर हाइपोथैलेमस रिसीव करता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है, तो वो बीच का मीडिएटर है, ऐसे समझ ले। ठीक है? अब हाइपोथैलेमस के पास ऐसा न्यूक्लियस है कि, या कहे न्यूक्लियस माना कंपोजिशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में। तो वो जो हाइपोथैलेमस है
ये लाइट जो हमारे आईज के थ्रू, रेटिनल जो गैंग्लियोनिक सेल है उसके थ्रू जो लाइट इमिट होता है ब्रेन तक, वो हाइपोथैलेमस रिसीव करेगा। और हमारे ब्रेन में एक और ग्लैंड है, पाइनियल कहो या पिनियल कहो, पिनियल ग्लैंड, जो रिस्पॉन्सिबल है एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, जो हार्मोन रिलीज करती है। तो जब हमारे आंखों से लाइट इमिट होता है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस रिसीव करता है, पिनियल ग्लैंड को पास करता है। और पिनियल ग्लैंड का काम क्या है? वो मेलाटोनिन सिंथेसिस करेगा। जितना ज्यादा लाइट पास होगा, मेलाटोनिन सिंथेसिस लो होगा। और जब रात होती है, अंधेरा होगा, लाइट ऑफ होगा, आंखों से हमारे जो लाइट इमिट होना स्टॉप होगा, मेलाटोनिन सिक्रेशन इंक्रीज होगा। जितना मेलाटोनिन सिक्रेशन इंक्रीज होगा, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक स्लीप को इंड्यूस करेगी। इंड्यूस माना स्लीप को लाएगी, जो जरूरी है, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी स्लीप एंड वेक साइकिल मेंटेन है, उतनी बाकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन हमें सपोर्ट करेगी। क्यों हम ये सारी साइंटिफिक बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं? क्योंकि हमें समझना है कि हमारी स्टडी क्यों नहीं होती और उसके पीछे हमें क्या क्या बातें ठीक करनी है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है वो हम देख रहे हैं। बिकॉज आई एम अ न्यूरोसाइंस स्टूडेंट, सो हमें ये सब पता होना चाहिए कि क्यों ये सारी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चीजें हमें सपोर्ट नहीं कर पाती हमारे स्टडी में। हमारी जहां जहां मिस्टेक है हमें वो ठीक करनी है, ताकि हमें कुछ गोल अचीव करना इजी हो जाए। ठीक है, तो जब ये जितना ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट की डेवलपमेंट हुई, जितना ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट डेवलप होता है, जैसे रात को अंधेरा नहीं है, हम क्या करते हैं सबसे ज्यादा? रात को सोते समय हमारे पास क्या होता है? क्या होता है? आप सभी को पता है ना? मोबाइल। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे। देखो, मोबाइल होता है ना, तो जब आर्टिफिशियल लाइट इमिट होता है, जितना ज्यादा वो आर्टिफिशियल लाइट इमिट होगा, ब्रेन को मैसेज क्या मिलेगा कि अभी दिन है, मेलाटोनिन सिक्रेशन रोको रोको। ठीक है, जितना ज्यादा स्लीप डिप्राइवेशन होगी, उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस होगा और हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। तो हम क्या सोचते हैं कि जितना, जब तक हमें नींद आती है ना, तब तक हम मोबाइल देखेंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन नींद आ ही नहीं रही है, इसलिए और आधा घंटा देखते हैं और 15 मिनट देखेंगे। इससे क्या होता है? मेलाटोनिन सिक्रेशन लो होता जाएगा और वो नहीं आएगी, इम्बैलेंस होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस। और इस वजह से क्या होता है? स्लीप एंड वेक साइकिल अगर डिस्टर्ब हुई, मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर डिस्टर्ब हुआ, इन सभी का इफेक्ट किस पर होगा पता है? इन सभी का इफेक्ट है साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस ही इमोशनल डिस्टर्बेंस का मेन रीजन है। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, गोल ओरिएंटेशन ना होना, ये सभी होगा। मूड स्विंग्स होना कंटिन्यूअस, इमोशनल एस्पेक्ट वीक होना, जो रीजनिंग एबिलिटी है हमारी, लॉजिकल एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है, वो पुअर हो जाती है। हमारा डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो लो होता जाएगा। हमारी जो लर्निंग एबिलिटी है, मेन क्वेश्चन क्या आता है? याद नहीं रहता, याद नहीं रह पाता है। ये लर्निंग एबिलिटी क्या हो जाएगी? लो होती जाएगी। जितना वर्क इफिशिएंसी हमें होनी चाहिए, जितना इफिशिएंटली बहुत अच्छा हम मेहनत कर सकते हैं, ड्यूरिंग अ डे हमें ऐसे वो डिजीनेस, लेजीनेस फील होना, ये सब कुछ किसका रिजल्ट है? बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्बेंस, क्योंकि इससे हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ है, इसी से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस हुआ है। तो लर्निंग एबिलिटी लो होना, वर्क इफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी सफर करेगी, क्रिएटिविटी नहीं आएगी। हम हमेशा दूसरे का सपोर्ट लेंगे और फिर हम क्या करेंगे? सप्लीमेंट लेंगे। सप्लीमेंट कौन सी चीज का?
यूट्यूब, गूगल, रेडीमेड, खुद का ब्रेन हम ज्यादा इफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे। इस सभी किस चीज के रीजन है? बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्कैडियन रिदम ब्रेक होना, डिस्टर्ब होना। तो जो क्वेश्चन हमें बार बार आता है कि मैं ना गोल सेट करता हूँ लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं रहता है, मुझे याद नहीं रहता है, मेरा मूड स्विंग होता है, इमोशनल एस्पेक्ट मेरा लो है, बहुत इमोशनल हूँ, बैलेंस नहीं कर पाता हूँ, डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, मेरी थिंकिंग एबिलिटी कम है, क्रिएटिविटी कम है, वर्क एफिशिएंसी कम है। इन सभी का रीजन क्या है? हम बायोलॉजिकल क्लॉक को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं और इन सभी का ये रिजल्ट है। ब्रेन हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जब उसको रेस्ट चाहिए उस वक्त हम क्या कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें, एक्टिविटी उसको दे रहे रात में। और इसका रिजल्ट कुछ पर्टिकुलर एज के बाद इसका रिजल्ट दिखेगा आपको, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ये कुछ एज के बाद, अभी हमारे एज में नहीं दिखेगा। 40 प्लस, 35 प्लस, आजकल तो बहुत कम होते जा रहा है, पहले 60 प्लस था, अभी 50 प्लस, अभी 40 प्लस ही, और अभी हमारे एज में तो पता ही नहीं है कब क्या हो जाएगा। तो ये हमारे अभी पैनिक अटैक आना, एंजाइटी होना, पिल्स लेना, नींद नहीं आना, साइकोथेरेपी, ये बहुत सारे रीजन किसके कि हम अपने बॉडी के हिसाब से जो क्लॉक है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अभी ये तो प्रॉब्लम हमें समझ गया, इंपॉर्टेंस क्या है बायोलॉजिकल क्लॉक का वो भी समझ गया, क्या कॉज करेगा ये वो भी पता है। अभी अभी रेगुलेट कैसे करे? फिर रेगुलेट करना होगा ना, तो एक टाइम सेट करो। सोने का और उठने का टाइम हमेशा सेट होना चाहिए क्योंकि क्लॉक है। क्लॉक, सोचो अगर एग्जाम में बैठे हैं और हमारी क्लॉक 5 मिनट लेट चल रही है, जस्ट 5 मिनट, तो कितने सारे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएंगे, है ना? तो सोचो कि जिस बॉडी पर हम डिपेंड है, हमारे डिसीजन से लेके, बैलेंस से लेके, कंसंट्रेशन से लेके, एवरीथिंग, उसकी क्लॉक अगर हम सेट नहीं करेंगे तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होंगे। तो पहले कि हमारा टाइम शुड बी फिक्स, उठने का और सोने का टाइम। पहला पॉइंट, आप सभी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए कि आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहिए कि आज से हमें क्या करना है। पहला कि हमारा टाइम फिक्स करना है, जिससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ अचीव करना ही है, कुछ बनकर दिखाना ही है। नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ऑर्डिनरी यूथ, ऑर्डिनरी पीपल की तरह हमें नहीं बनना है, कुछ यूनिक या स्पेशल बनना है। तो वो प्लीज नोट डाउन करना कि आज से मुझे हमारी टाइमिंग सेट करनी है या फिक्स करनी है कि कितने बजे मुझे सोना है, कितने बजे मुझे उठना है। दिन में थोड़ा सा पावर नैप ले सकते हैं, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, ज्यादा नहीं, तो 30 या 45 मिनट सफिशिएंट पावर नैप, जस्ट फॉर रेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, इतना। तीसरी चीज है, अगर हम रात को जागते हैं, खासकर हमारी ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है रात को 10 से 12 और 12 से 2 बजे तक सब कुछ सेट करती है। दिन भर हमने जो किया उसका परमानेंट मेमोरी फॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन या शॉर्ट टर्म या कुछ डिलीट, ये सारी फाइलिंग करना, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीशन करना, डाइजेस्टिव सिक्रीशन करना, ये सारे मेटाबॉलिज्म के लिए जो जरूरी है, नरिशमेंट के लिए जो जरूरी है, वो सेटल डाउन करने का टाइम है। उस टाइम में अगर हम मूवी देख रहे हैं, उस टाइम में अगर कुछ ऐसी चीजें हम कर रहे हैं, जैसे हम जागते हैं ना तो हम थोड़ा कुछ कुछ खाते भी रहते, रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, और थोड़ा थोड़ा स्नैक। अब जिस वक्त हम खा रहे हैं तो ब्रेन को डबल वर्क करना पड़ रहा है, डाइजेशन के लिए बहुत सारा वर्क है, उसके लिए सिक्रीशन, सिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, और उसके साथ बहुत सारी चीजें, तो उसको रेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो जो उसकी एनर्जी रिफिल करने का टाइम है उस वक्त भी उसे रेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसी कोई भी एक्टिविटी हमें रात को कम कर देनी चाहिए जिससे हमारे ब्रेन को, फिजियोलॉजिकल कंडीशन को रेस्ट मिले, पहली कंडीशन। ठीक है। दूसरी बात कि कोई कोई को आदत होती है, शायद आप में से किसी को ना हो लेकिन होती है किसी को आदत, जैसे रात को सोने से पहले टी या कॉफी पीना,
या ऐसी चीजें जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करे, वो खाना या पीना, तो वो हमारी क्लॉक को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए वो चीजें भी हमें रिड्यूस करनी है। तीसरी चीज है कि जितना, ये साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि जितना ब्लू एलईडी लाइट वो 5 टाइम्स मेलाटोनिन को रिड्यूस करता है। ऐसा रिसर्च में कहा गया है, ऐसा रिसर्च हुआ है बहुत सारा, कि जितना ब्लू एलईडी लाइट आपके ब्रेन को मिलेगा, उतना 5 टाइम्स मेलाटोनिन डिप्राइवेशन या रिड्यूस होता है सिंथेसिस। तो इसलिए कभी भी, इसका मतलब क्या हुआ कि रात को सोते टाइम कंटिन्यूअस मोबाइल देखना चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग हुआ? ये रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च। क्या मीनिंग हुआ? क्या कहेंगे? चैट बॉक्स में लिखो। अगर ब्लू एलईडी लाइट हमारे गैंग्लियनिक सेल से ब्रेन तक पहुंचती है, तो वो हमारे ब्रेन के मेलाटोनिन सिंथेसिस को 5 टाइम्स कम करती है, बनाने में, सिंथेसिस में कमी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रात को सोते समय व्हाट शुड बी अवॉइडेड? व्हाट शुड बी अवॉइडेड? टी, कॉफी, मोबाइल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सी, यू नो अबाउट द साइंस, नो? अभी हमें साइंटिफिक पता है। तो अगर हमें कुछ अचीव करना है, टीवी, एग्जैक्टली, तो कुछ टाइम पहले ये सब एक्टिविटीज कंप्लीट करके देन यू हैव टू गो टू स्लीप, गो टू बेड, है ना? सी, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कोई कोई ऐसे भी होते हैं, जितना हम हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, तो ऐसे भी होता है कि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो रात को भी कोई कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी को और ब्रेन को ज्यादा वर्क दे रहे हैं। तो क्या होगा, वो हमारे रेस्ट में जो डिस्टर्बेंस है, स्लीप एंड वेक साइकिल में डिस्टर्बेंस क्रिएशन है, तो इट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है? तो आई थिंक पहला जो पॉइंट है, ये आप सभी को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक, व्हाट इज सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे वर्क करता है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कॉज करेगा, और हमें इसके लिए रेगुलेशन कैसे करना है। आई थिंक बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में समझ गया है? यस और नो? यस, ओके। सो अभी दूसरी कंडीशन है, हमें याद नहीं रहता। हम पढ़ते बहुत है, हम रोज पढ़ते हैं, हम 4 आवर्स, 5 आवर्स, 2 आवर्स या सो मेनी आवर्स हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं रहता। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? याद नहीं रहता, यही है ना? राइट, नो? तो अभी बताइए कि बहुत सालों पहले या कुछ 1 साल पहले कौन सी मूवी रिलीज हुई थी जो आपने देखी थी? बता सकते हैं? याद है वो? यस और नो बताइए, बस मूवी का नाम नहीं बताया तो भी चले। 1 साल पहले ऐसी कौन सी मूवी रिलीज हुई थी जो आपने देखी थी? ओके, याद है, वाह, एग्जैक्टली, नहीं देखी थी। अच्छा, और कोई ऐसा मोमेंट जो आपके फ्रेंड्स के साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हो, बहुत मेमोरी बहुत अच्छी थी उसकी, वो जो मोमेंट थे वो आप भूल नहीं सकते, ऐसा, ऐसा कोई मोमेंट कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले याद हो? ऐसा याद होता है ना? याद है ऐसे, ऐसे मोमेंट्स? यस, गुड मेमोरीज विद फ्रेंड, राइट। मेमोरीज याद है, आप कहीं घूमने गए हो और वहां कुछ अजीब सी घटना घटी हो, कोई गिर गया हो, बहुत फनी थिंग हैपन हुई हो, तो वो भी याद है? याद है, यस। कुछ यूनिक होता है, स्पेशल होता है, फनी होता है,
गुड होता है या बैड होता है, या फिर बचपन की ऐसी कोई बात जब आपकी टीचर ने आपको बहुत डांटा, सबके सामने बहुत इंसल्ट की और उस दिन आप बहुत रोए थे, आज भी याद है ऐसा कोई बैड मोमेंट? बैड मोमेंट भी याद होता है ना, बचपन का भी याद है, राइट। तो इसका मतलब हमारे ब्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बातें याद रहती है, राइट, है ना, बैड मेमोरीज भी याद होती है, राइट। सी, इसका मतलब हमारा ब्रेन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन बात का आती है, जो फोटोग्राफ्स कुछ यूनिक हो, जो हमने देखे हो, हमने खुद कुछ चीज पेंट की हो, खुद किसी के लिए वीडियो बनाया हो, या कोई चीज देखी हो, कोई एक्टिंग देखी हो, कोई फाइटिंग सीन बहुत इंटरेस्टिंग लगा, 4-4 बार देखा, तो ईच एंड एवरी जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप बता सकते हैं। इसका मतलब मेमोरी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? कब कौन सी मेमोरी हमारी डेवलप हुई है? जहां कोई इमोशंस है या फिर हमारा इंटरेस्ट है, जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हमें याद है। अब मुझे ये बताइए, कितनों को लास्ट सेशन याद है या नहीं है? अगर याद है इसका मतलब अच्छा लगा था, याद नहीं है इसका मतलब अच्छा नहीं लगा था, है, पॉसिबिलिटी है। ओके, सो मुझे क्या बताना है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कि जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है, हमारा उसमें इंटरेस्ट है, या कोई वीडियो है या फोटोग्राफ्स है जो हम देख रहे हैं, जो हमने सुना, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स है जो हमारे लर्न है, जो हम बार बार सोचते हैं, है ना, बार बार याद करते हैं, सुनते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो विजुअल्स है वो हमें याद रहते हैं, है ना। इसका मतलब जिसके साथ हमारा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो हमें याद रहते। अगर हमें पढ़ाई याद नहीं रहती, व्हाट इट मीन्स कि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें वो अच्छा नहीं लगता, किसी ने कहा इसलिए वो फील्ड हमने चूज की है, या हमने हमारे रीति से चूज की थी पर शायद हमारे फ्रेंड ने वो फील्ड ली इसलिए हमने वो ली है, या हमारा इंटरेस्ट नहीं भी था लेकिन मुझे कोई साथ रहेगा इसलिए की है, या लोग क्या कहेंगे इसलिए हमने वो फील्ड चूज की है, इसलिए हमारा उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो हमें याद नहीं रहता। तो पहली चीज है, हमें हमारी पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। दूसरा, हमें हमारी स्टडीज अच्छी लगनी चाहिए। तीसरा, उसके लिए हमारा गोल सेट होना चाहिए। और गोल सिर्फ ऐसे कहने मात्र नहीं, सिर्फ हाँ मेरा ये सेट है, ये बनना है, नहीं, उस पैशन के साथ सेट होना चाहिए। जब आपका वो गोल सेट होगा तो हमारे गोल तक पहुंचाने वाली हर चीज हमें अच्छी लगेगी। हमारे बुक्स हमें बहुत प्यारे लगेंगे, वो नोटबुक, पेन, पेंसिल, सभी से बहुत प्यार होगा, वो लविंग थिंग्स होंगी, हम उसका केयर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, हमारा गोल सेट है, और उस गोल के लिए ये पाथ है और वो हमें अच्छा लगेगा। तो पहली चीज हमें क्या करना पड़ेगा, गोल विद पैशन के साथ सेट करना होगा, और हमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि उसका रीजन ढूंढो, क्यों मुझे ये सारी चीज करनी है, उसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट डेवलप करना चाहिए, है ना। जैसे एक बेसिक थिंग है, आजकल शादियों के सीजन चल रहे हैं, शादियों में जब आप बहुत अच्छे बनकर गए होंगे, गर्ल्स हो या बॉयज हो, किसी ने आपको बोला हो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो उसका अप्रिसिएशन याद है, वो व्यक्ति भी याद होगा, क्या बोला था मेरे लिए वो भी याद होगा। हम सभी को अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, इसलिए वो बातें याद रहती, क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट है। वैसे स्टडीज के साथ कोई इमोशनल डेवलपमेंट हमें करनी होगी, स्टडीज के साथ हमें इमोशनल डेवलपमेंट करना होगा, डेवलप करना ही होगा, तभी होगा, है ना।
तो इसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि फोटोग्राफिक मेमोरी बनाओ। माना जो हम पढ़ रहे हैं उसे विजुअलाइज कीजिए, एक चित्र बना दो, एक विजुअलाइजेशन बना दो। जो हमने 11th में पढ़ा था और 12th में जो पढ़ रहे हैं तो 11th के साथ लिंक बना दो। फॉर एग्जाम्पल अगर बायोलॉजी कोई पढ़ रहा है तो अगर ब्लड की बातें पढ़ रहे कि ऐसे ये हार्मोन रिड्यूस हुआ, सिक्रेशन हुआ, ये हुआ, तो एक विजन बनाओ। आप सभी को पता है ऐसे मूवीज देखनी चाहिए जो साइंटिफिक हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनर स्पेस नाम की मूवी। इनर स्पेस कौन सी मूवी, बहुत पुरानी है। उसमें ब्लड में जो जो सेल्स है वो क्या क्या करते हैं, लाइक एनिमेटेड दिखाया है। तो ऐसे हमारे बुक से रिलेटेड, हमारे सिलेबस से रिलेटेड एनिमेटेड चीजें देखो, वीडियोस देखो, जिससे हमें वो सिलेबस समझ जाए, जिससे हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और खुद हमारी मेमोरी ऐसी बना सकते हैं जो हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका एक विजन बना, विजुअलाइज करो। विजनरी मेमोरी होनी चाहिए। रिलेट करो, उसका सीन बनाओ। सीन ब्रेन में, बुद्धि में, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। लास्ट टाइम आपको याद है ना, हमने ये देखा था। क्यों हमने फर्स्ट सेशन में देखा था? क्योंकि मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, ये हमने देखा है। थॉट पावर मन के पास है, बुद्धि के पास विजन पावर है। तो विजुअलाइज करो। ऐसे 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 वीडियोस या ऐसे ऐसी चीजों को रेफर करो। अगर आप मोबाइल भी खेल रहे हैं तो उससे हमें हमारे हमारे बुक से रिलेटेड, हमारे सिलेबस से रिलेटेड विजन मिले। जैसे हमारे पास हमें 1 मिनट न्यूरो साइंस ऐसा एक छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन सिखाई जाती है विजन के साथ। तो हम वो रेफर करते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे कॉलेजेस में जो साइंटिस्ट पढ़ाने आते थे वो हम एक छोटा सा मूवी पार्ट क्लिप दिखाते थे, ऑपरेशन का हो या कोई हो, और उससे फिर आप असाइनमेंट बनाओ कि क्या सीखा। तो वो हमें फोटोग्राफिक मेमोरी सिखाएगी कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है। तो हर चीज में हम इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, उसका विजुअलाइजेशन। तो जो भी हम विजुअलाइज करेंगे, जहां भी हम इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, हमारा इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करेंगे, तो इट विल बिकम मेमोरी। इट विल बिकम मेमोरी। तो ये अगर थोड़ा ही दिन होता है, उसका कारण क्या है? हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं बनते। उसका भी कारण है कि हम ब्रेन को, उसका सॉल्यूशन क्या है? गोल। गोल सेट करो। आगे आते हैं उस टॉपिक पे, किसी का क्वेश्चन आया है तो उस पर भी आते हैं। सी तो उसका सॉल्यूशन क्या है? हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप मुझे बताओ कि हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है क्या डेली? बहुत एक्सरसाइज होती है। हम कितना सर्फिंग करते हैं, कितना डेटा सर्च करते हैं, कितना मोबाइल देखते हैं, कितनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से ढूंढ के एक छोटा सा टॉपिक हमें मिलता है और फिर स्टडी होती है। इज दिस यूज ऑफ आवर ब्रेन? यस और नो? कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, वेरी गुड। ओके, और यस, यस, ओके। सी ब्रेन का यूज माना पता है क्या? ब्रेन का यूज करना माना खुद क्रिएटिव बनना, एक्टिव बनना। आपको पता है सबसे पहले है ना, बचपन में, हमारे बचपन में भी बहुत, आपका और मेरा जनरेशन गैप नहीं है बहुत ज्यादा, फिर भी हमारे बचपन में इतना ज्यादा मोबाइल नहीं थे, आपके भी नहीं होंगे। और बहुत अभी की जनरेशन को बचपन से ही मोबाइल मिले हैं। तो हमारे बचपन में मोबाइल्स नहीं थे, गूगल नहीं था, है ना। तो क्या होता था, एक पोयम जब पढ़ाई जाती थी तो हम क्या करते थे स्कूल में, उससे रिलेटेड एक एक्टिंग सिखाई जाती थी। और उस कोई फ्लावर है तो उसका चित्र नहीं होता था, इमेज नहीं होती थी, तो हम विजुअलाइज करते थे कि वो एनिमल कैसा होगा, वो फ्लावर कैसा होगा, उसका स्मेल कैसा होगा। छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटी सी बात है। आजकल क्या होता है, जब भी मन में कोई क्वेश्चन आया तुरंत सर्फिंग। पहले सोचो, समझो, विजुअलाइज करो, उन सभी बातों को रेफर करो। वो है ब्रेन का यूज। हर बार छोटी 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 सी बात है, अकेले निकले हैं, किसी को साथ ले लिया, बातें करते करते पहुंच गए। समटाइम्स एक्सप्लोर द मैप। गूगल मैप नहीं, रास्ता पूछते पूछते जाओ। ब्रेन यूज हो रहा है, गड़बड़ हुआ तो ठीक करेंगे।
इससे हमारी पेशेंस जो है, एबिलिटी बढ़ेगी। हम जो इम्पेशेंट है, क्योंकि हमें लगता है तुरंत, अभी मोबाइल का अगर डेटा ठीक नहीं है, नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है, हमें कितना गुस्सा आता है, 1 सेकेंड में हम रिस्पॉन्स करते हैं, मोबाइल को फेंक देंगे, है ना? क्योंकि हम अपने ब्रेन को यूज नहीं कर रहे, हम अपने ब्रेन को कंप्लीटली डिपेंडेंसी, कंटिन्यूअसली डिपेंडेंसी सिखा रहे हैं कि कोई व्यक्ति से गाइडेंस ले लेंगे, टीचर से पूछ लेंगे, मोबाइल से देख लेंगे, इससे देख लेंगे। नहीं, खुद ढूंढो, खुद पढ़ो, खुद नोट्स बनाओ, हर चीज रेडीमेड है। खुद के नोट्स कैसे होने चाहिए? नोट्स, है ना? खुद के नोट्स, शॉर्ट बट इम्पोर्टेंट। उस पर भी आते हैं स्टडी के ऊपर कि कैसे करना है। तो ब्रेन को यूज करना शुरू कर, कि खुद एक्सप्लोर करना है, समझना है और डिसीजन लेना है। हम जो भी डेटा सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, ये 5 सेंसेस जो है ना, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, ये स्मेल कर रहे हैं, ये 5 सेंसेस है, टच कर रहे हैं, इन सभी से हमें डेटा मिलता है, इनपुट। हमारे ब्रेन को इन सभी से डेटा मिलता है। यस, तो ब्रेन को जो इम्पोर्टेंट डेटा मिलता है, ये 5 सेंसेस से मिलता है। इसीलिए स्टडी कैसी करनी चाहिए? जस्ट कभी कभी जब हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, कभी कभी हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, हम पढ़ रहे हैं लेकिन एक पेज पढ़ने के बाद लगता है कि कहाँ पढ़ा, क्या था, पता नहीं, है ना? ऐसे होता है। तो इसका मतलब है कि हम पढ़ रहे थे पर हमारा मन कुछ और ही विचार कर रहा था, मना विजुअलाइजेशन नहीं हुआ, मना इमोशंस नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं था। तो उस वक्त है ना 5 सेंसस का यूज कर सकते हैं। मना कैसे? जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, आपको पता हो तो राइट फिंगर, फर्स्ट फिंगर, लेफ्ट आई का गैंग्लियोनिक सेल मींस रेटिनल सेल और मेमोरी फॉर्मेशन का भी बहुत कनेक्शन है। सिंपली हमारे बुक पे उंगली रखो और जोर जोर से पढ़ना शुरू करो। कभी कभी जोर जोर से जब पढ़ेंगे तो हम जो बोल रहे हैं, हमारी आंखें, हमारा मुख और हम ही अपने कानों से सुन रहे हैं, तो कान भी 5 सेंसस में से हमारे मेजॉरिटी सेंसस उसमें बिजी है। अब जब हमारे सेंसस उसमें बिजी है तो हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली कंसंट्रेशन उस पर रखेगा, मन और बुद्धि भी उस पर कंसंट्रेशन रखेगी कि बोला क्या जा रहा है, सुनो। और अकेले में कभी कभी मिरर के सामने खड़े होके कोई टॉपिक खुद को ही समझाओ कि ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है, ऐसे ऐसे कंडीशन है, ये फॉर्मूला ऐसा है, यहाँ से ये जाएगा, वहां से वो आएगा, ऐसा ये फॉर्मूला बना है। याद है तुमको? खुद से बात करो कि याद है पिछले साल की स्टडीज में भी इससे रिलेटेड टॉपिक था। रिलेट करो, 5 सेंसेस का स्टडीज में यूज करो। जब हम सुनेंगे भी, अपना आवाज बोलेंगे भी, पढ़ते भी जा रहे, आंखें भी बिजी है, मन भी बिजी रहेगा। और जब थक गए फिर से मन से पढ़ो, फिर से मन इधर उधर जा रहा है, जोर जोर से पढ़ो। ये बेसिक ट्रिक है कि मन को कैसे बिजी रखना है, ब्रेन को कैसे एक्सरसाइज देनी है। कुछ यूनिक डायग्राम्स या कलर पेन्स या नोट्स में कैसे होना चाहिए, हम अपने ही नोट्स ऐसे बनाते हैं कि बाद में हमें ही खोल के पढ़ने की इच्छा नहीं होती। बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत सारी बुक से रेफरेंस बुक ले रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, उसमें से जो टॉपिक लिया, तो आपको अगर बाद में कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है कि ये टॉपिक कौन से बुक से पढ़ा था, पेज नंबर क्या था, उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास जब हम रिवीजन करते हैं कि फिर से इतना सब ढूंढा जाए। तो टॉपिक का नाम डालो फर्स्ट, उसके बाद क्या करो, जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं वैसे नोट्स बनाओ। फर्स्ट पॉइंट, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, कलर पेन्स यूज करो। शॉर्ट नोट्स, जस्ट 1 वर्ड या 1 सेंटेंस, एक पैराग्राफ से 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। और आगे ब्रैकेट में हमेशा कभी भी नोट के लिए, नोट्स जब बनाते हैं, बुक का छोटा सा नाम और पेज नंबर लिख के रखो। उससे क्या होगा कि जब आपको रेफरेंस डिटेल चाहिए, याद नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली वो पेज नंबर खोल के वो टॉपिक ले सकते हैं। कोई कलर्स यूज करो,
डायग्राम्स ऐसे यूज करो, यूनिक होना चाहिए नोट्स। तो कभी भी है ना लास्ट टाइम पर हमें फिर से किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, जस्ट नोट्स खोली, बेस्ट थिंग। एक वर्ड से हमें, हो सकता है वो वर्ड आपका खुद का बनाया हुआ होगा कि एक शब्द से आपको सारा पैराग्राफ याद आ जाए, ऐसे भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्रेन को यूज करना है, 5 सेंसेस को यूज करना है, यूनिक नोट्स होनी चाहिए। और जो हम नोट्स बना रहे हैं, जो डायलॉग्स है, सेंटेंस है, इमेजेस है, डायग्राम्स है, फॉर्मूलाज है ना, उन सभी के साथ इमोशंस जोड़ो। जैसे कभी कभी कोई फॉर्मूले हमें याद नहीं होते, कभी कभी हमें डेट्स याद नहीं होती, कभी कभी साइंस बायोलॉजिकल फील्ड में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, साइंटिफिक वर्ड, वो याद नहीं होते, उसके साथ ना कुछ फनी जोड़ दो, कुछ जैसे इमोशंस एग्जाम्पल दिया है कि जैसे गुड इमोशंस या बैड इमोशंस, गुड एक्सपीरियंसेस और बैड एक्सपीरियंसेस हमें याद रहते, वैसे स्टडीज के साथ इमोशन जोड़ दो। किसी की डेट ऑफ बर्थ आपको याद होगी, किसी का कुछ याद होगा, उसके नाम के आगे वो डेट या वो वर्ड याद कर दो। ये अपनी पर्सनल स्टडीज ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ इमोशन अटैच हो जाए। अपनी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेरे टेबल पे अगर बहुत सारी चीजें हैं, उनके साथ एक एक चीज जोड़ दो, कुछ भी करके एक विजुअलाइजेशन या इमोशंस इंटरेस्ट जोड़ दो। और इन सब में इम्पोर्टेंट है डेली सेल्फ मोटिवेशन, वो पैशन होना चाहिए कि करना ही है। और एक दिन नहीं, रोज रात को खुद को मोटिवेट करो, रोज, एक दिन नहीं, सुबह उठते ही खुद को मोटिवेट करो, खुद से बात करो कि आज, कल हमने इतना डिसाइड किया था, आज इतना हुआ, और क्या करना है। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्कर सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्कर किस में बनना है पता है, ये जो हम रूल्स, प्रिंसिपल्स, पैशन की बात कर रहे हैं ना, इन पैशन को हमेशा लाइफ में चलाने के लिए हार्ड वर्क होना चाहिए, हमेशा स्ट्रिक्ट टू बी पॉइंट। लेकिन पढ़ाई में स्मार्ट वर्क होना चाहिए। और कभी भी पढ़ाई ऐसे नहीं करनी चाहिए कि जब एग्जाम होगी उसके 2 दिन पहले, 4 दिन पहले कर लेंगे, नो। उससे टेम्पररी शॉर्ट टर्म मेमोरी बनेगी, कितना भी पढ़ो, वो पेपर के दिन भले कभी कभी थोड़ा थोड़ा याद आएगा, पर मिक्स होता जाएगा। और वो जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि लिटरेट पीपल बहुत है, पर हमें बनना है, क्या बनना है, एजुकेटेड, है ना। लिटरेट बनना है और एजुकेटेड बनना है। सो स्मार्ट वर्क के साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि हमें एजुकेटेड बनना है, इसलिए पहले से थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में, नो। तो कैसे मैनेज करें हम अपना सिलेबस, सिलेबस या स्टडी पैटर्न कैसे मैनेज होना चाहिए। सिंपल है, पहले जो पिछले साल की क्वेश्चन पेपर है, सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन आते हैं, वेटेज की चीजों को है, तो अगर हम ठीक से अपना प्लान बनाएंगे तो देखा जाएगा, आपने भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा वेटेज पॉइंट जो होते हैं वो रिकरिंग होते हैं, फिर से वही चीजों पर ज्यादा मार्क्स या क्वेश्चन आते हैं, तो उसको ज्यादा वेटेज दो, उसकी स्टडी स्मार्टली करो, बाकियों को सेकंड प्रेफरेंस दो। दूसरा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनेज करते हैं जब हम सिलेबस, तो डेडलाइन हमारी सेट होनी चाहिए। जैसे अगर कोई टॉपिक हमारा 10 दिन में फिनिश होने वाला है, तो हम कितने दिनों में फिनिश करें उसको, 5 डेज में, 5 डेज या 7 डेज का टारगेट रखो। डेडलाइन शुड बी शॉर्टर बट शुड बी रियलिस्टिक। कैसे, ये पार्किंसन लॉ है, ऐसे कहा जाता है कि डेडलाइन हमारी शॉर्टर होनी चाहिए। 10 दिन का सिलेबस अगर 7 दिन में, 6 दिनों में, 5 दिनों में कंप्लीट करना ही है। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि 10 दिन जिस सब पढ़ाई को लगने वाला है, वो आप कहो कि 2 दिन में ही होना चाहिए। अब 2 दिन में नहीं हुआ तो फिर से क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, और फिर से हमारी इच्छा ही नहीं होगी कि मैं ना सोचता हूँ पर मेरे से होता ही नहीं है, नहीं हो पा रहा है। इसका रीजन क्या है, हम जो सेट करते हैं ना वो अनरियलिस्टिक है। हम चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें एक ही दिन में हो जाए, 2 ही दिन में हो जाए, नहीं। हम क्या करेंगे,
जो चीजें 10 दिन में होगी वो 7 दिन में करेंगे, पर 7 ही दिनों में हमें करना है। शुड बी स्ट्रिक्ट, शॉर्टर बट रियलिस्टिक, एंड वी शुड बी स्ट्रिक्ट फॉर दैट। 7 दिन में करना ही है। डेडलाइन, जैसे देखो बहुत सारी बातें बचपन से लेकर आज तक डेली भी कोई चीज असाइनमेंट है या सबमिशन है, तो हमेशा अगर 1 मंथ बिफोर भी हमें डेट मिलती है तो पूरा कब होता है, लेकिन असाइनमेंट 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। 30 डेज में से 28 डेज हम जस्ट इग्नोर करते हैं और 2 दिन रात दिन करके हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमारा ब्रेन किस पर चलता है, मन भी किस पर चलता है, जब हम उसको डेडलाइन देते हैं। तो वो डेडलाइन दो, शॉर्टर बट रियलिस्टिक देना। तीसरा है, अपने लिए कुछ रिवॉर्ड भी सेट कर सकते हैं, छोटे छोटे रिवॉर्ड। जैसे सिंपल रिवॉर्ड क्या है, एक छोटा सा बेसिक चीज है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं उसका टाइम सेट होना चाहिए। इतना टाइम पढ़ाई किया तो उसके बाद में खुद के लिए कुछ रिवॉर्ड दूंगा, लाइक मैं कोई गेम खेलूंगा, या फिर मैं कोई सॉन्ग सुनूंगा, या मेरा फूड जो फेवरेट फूड है ना वो खाऊंगा। तो ये खुद के लिए रिवॉर्ड देना शुरू कर। जो हमें रिवॉर्ड मिलता है ना तब हम कोई चीज अच्छी करनी शुरू करते हैं। और आई फील कि आपके पेरेंट्स भी इसमें सपोर्ट करेंगे कि ये टारगेट सेट है, अगर मैं शाम तक ये सेट कर देता हूँ तो आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं ये सुनूंगा। एग्जाम्पल, छोटी छोटी रिवॉर्ड खुद को देना शुरू करो। तीसरा है कि हमारा स्टडी के लिए हमारे खुद का पैटर्न डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। हमारे खुद का स्टडी पैटर्न हो, कैसे, जैसे कुछ टाइमिंग सेट कर सकते हैं। स्टडी की टाइमिंग कैसी होनी चाहिए, जैसे कोई कहते कि आप कैसे इतने आवर्स स्टडी करते हैं, हमारा तो 2 आवर्स भी स्टडी नहीं होता है, 1 आवर स्टडी भी नहीं होता है ना, ऐसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते, कंटिन्यूस पढ़ते 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, तो उसमें याद नहीं रहता। बेसिकली हमारा ब्रेन जब सपोर्ट करता है वो 45 मिनट सपोर्ट करता है। तो क्या करना है, जैसे मैं पर्सनली क्या करती थी, दिस इज माई पर्सनल एक्सपेरिमेंट विथ माई सेल्फ। आप सबका शायद थोड़ा अलग हो सकता है, पर आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। मैं हमेशा करती थी कि 35 मिनट्स मन लगा के पढ़ती थी, फिर पढ़ते पढ़ते ही जैसे कहा कि फ्लो चार्ट में वन सेंटेंस या 1 लाइन में या 1 वर्ड में नोट्स बना लेती थी, और 35 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स रिवीजन करती थी। लाइक अभी मैंने इस पेज पर क्या पढ़ा, मैंने नोट्स क्या बनाए, जस्ट 10 मिनट्स रिवीजन करती थी। उस 10 मिनट्स रिवीजन के बाद तुरंत हम क्या करते हैं, ये सब करते हैं, 35 मिनट्स पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, पर तुरंत हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट करते हैं हमारे अवेयरनेस को। स्टडीज से तुरंत मोबाइल, तुरंत यूट्यूब, तुरंत शॉर्ट्स, तुरंत वीडियोस, तुरंत टीवी, तुरंत किसी से बात करना। ये जो सडन चेंज होता है और हमारा पहले ही इंटरेस्ट उन सब में है, तो वो तुरंत क्या होता है, हमारा जो अभी तक हमने जो पढ़ा वो शिफ्ट हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और जो उसके बाद 45 मिनट्स के बाद हम कर रहे हैं वो शिफ्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लेकिन हमें हमारी स्टडीज चाहिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो हम क्या करते हैं, मैं पर्सनली ऐसा करती थी कि 35 मिनट्स पढ़ती थी, 10 मिनट्स रिवीजन करती थी, फिर बुक्स क्लोज, और जस्ट 5 मिनट्स आंखें बंद करके मैंने क्या पढ़ा, मेरे नोट्स मैंने क्या बनाए, ये याद करती थी। फिर 5 मिनट्स कोई सॉन्ग सुनती थी। ऐसे 45 मिनट्स, 35 मिनट्स स्टडी, 45 आगे के 10 मिनट्स रिवीजन, 5 मिनट्स रिकॉल, एंड देन सॉन्ग। उसके 5-10 मिनट बाद आप थोड़ा सा ये जो गैप लेना है लो, और अगेन स्टडी। ऐसे 45 45 45 15 मिनट्स, बीच में जो 10 मिनट है वो आप पावर नैप ले सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप सॉन्ग सुन सकते हैं। वीडियो नहीं देखना, सॉन्ग सुन सकते हैं। 45 मिनट्स स्टडी, देन सॉन्ग, पावर नैप 5 मिनट्स, और मेडिटेशन। आई ऑलवेज प्रेफर फॉर मेडिटेशन, सो मेरी एनर्जी रिफिल हो जाती थी, अगेन स्टार्ट टू स्टडी। ऐसे 45 45 45 4 आवर्स आप करो। बीच में 10-10 मिनट गैप लिया है सॉन्ग का, नैप का, या फिर मेडिटेशन का। उसके बाद 4 आवर्स के बाद आप
30 मिनट्स 45 मिनट्स दूसरी चीजों में गैप लो भले। लाइक फिर आप कुछ खाना है तो खाओ, रेस्ट करना है तो करो, किसी से बात करना है करो, वो आप 4 आवर्स या 2 आवर्स के बाद करो, लेकिन कंटिन्यूअसली ये होना चाहिए। और जैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें 10 मिनट बाद उठना ही है, 10 मिनट बाद फिर से स्टडी शुरू करना है, तो स्ट्रिक्ट होना है उसके बारे में कि करना ही है। अगर नहीं किया तो खुद को पनिश भी करना है, अगर किया तो खुद को रिवॉर्ड भी देना है। तो ये होना चाहिए। तो कैसे स्टडी करना है उसका टाइमिंग ये है, डेवलप करो अपने लिए खुद का पैटर्न। टाइमिंग देखा कि मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट फॉर स्टडी। जैसे हमारे ब्रेन की जो बहुत सारे सिस्टम है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम जो चलती है वो सुबह, अगर आप 2 बजे के बाद या 4 बजे से जब भी स्टडी करोगे, तो उस वक्त सुबह 2 बजे के बाद या 4 बजे से हमारे ब्रेन में 19 टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमें कंसंट्रेशन पावर, बहुत सारी बैलेंस पावर और बहुत सारी सिस्टम को रिजनरेट करते हैं। तो हो सके, पॉसिबल है तो एक दिन में नहीं होगा, रोज धीरे धीरे। कोई अगर 8 बजे उठता हो तो 3 दिन 7 बजे उठना शुरू करो, फिर 3 दिन के बाद 6 बजे उठना शुरू करो, फिर 5 बजे, फिर 4 बजे, 3 दिन का ट्रायल। हमारी आदत डेवलप होने के लिए 3 दिन हमें चाहिए। तो टाइमिंग हमारा स्टडी का अगर आप सुबह से करते हो तो आपका ब्रेन, साइकोलॉजी, हॉर्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग आपको सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होने के लिए ये स्टडीज को। इसलिए टाइमिंग ऐसे करने का ट्राई करें। तो आपका रात जल्दी होना चाहिए, सुबह जल्दी होना चाहिए, तो वो स्टडी पैटर्न हमारे ब्रेन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करेगा। टारगेट को सेट करना है तो उसके लिए डेली का टारगेट दो। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि 1 साल भर का टारगेट, जैसे 1 साल बाद मेरी एग्जाम है, उसके लिए मेरा सिलेबस क्या है, प्लान का है, 6 महीने में मुझे क्या करना है, 1 दिन में मुझे क्या करना है। रोज का एक टारगेट सेट करो, आज मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है। उसके लिए दिन भर का टाइम टेबल बनाओ, आज का डेली रूटीन, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सॉन्ग सुनना है, एवरीथिंग। आपको क्रिएटिविटी लगेगा, मजा आएगा। और रोज रात को अपने पास एक डायरी रखो जिसमें चेक करो, चेक, आज ये हुआ, यस, ये हुआ, यस, ये नहीं हुआ, पनिश, ये हुआ, रिवॉर्ड। 2 स्टडी के बीच में गैप जो मैंने अभी कहा वो वैसे। तो जब हम ये सारा पैटर्न हम पहले से करते हैं तो एग्जाम टाइम में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस हम ज्यादा नहीं ले पाएंगे, इजीली हम पास कर सकते हैं। तो स्टडीज का जो, जब हमारी एग्जाम होती है तब भी जो टाइम एग्जाम का टाइम है, जैसे आपका पेपर टाइम दोपहर को 2 बजे है, 12 बजे है, और अगर आपको डेली रूटीन में 12 बजे सोने की आदत है, 2 बजे सोने की आदत है, 2 बजे मूवी देखने की आदत है, तो उस वक्त आपका ब्रेन उस आदत को लेकर जाएगा और आपको पढ़ाई, पेपर देते वक्त आपको वही टीजीनेस, इजीनेस, लेजीनेस, ये सब होगा। इसलिए एग्जाम के पहले 1 मंथ से ही हमारे ब्रेन को आदत डालनी है कि जो पेपर टाइमिंग है उस वक्त आप पढ़ाई करना, उस वक्त उसका आदत डालना जरूरी है। तो एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम हमारा रूटीन अलग होगा और डेली स्टडीज में हमारा रूटीन अलग होगा। तो ये सभी स्टडी का पैटर्न है। स्टडी कैसी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सब। और जब मेडिटेशन हम सब ये करते हैं ना, तो इसके बहुत सारे रिसर्च पेपर है जो पब्लिश हुए साइंटिफिकली जो रिसर्च हो चुके हैं, उसका ये रिजल्ट है कि जो मेडिटेशन करते हैं, मोस्टली जो राजयोगा मेडिटेटर्स है, उनके ब्रेन की जो हमारे 4 टाइप्स ऑफ वेव्स होती है, अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। तो हमारी ब्रेन वेव माना, जब हम एक्टिव होते हैं ना तब हम रिलैक्स नहीं होते हैं, और जब हम रिलैक्स होते हैं तब हम एक्टिव नहीं होते। लेकिन जो राजयोगा मेडिटेटर्स है वो एक्टिव के साथ साथ रिलैक्स भी होते हैं, इसलिए उन्हें फियर ऑफ फेल्यूर नहीं होता, उन्हें जो एंशियस नेचर है वो नहीं होगा, स्ट्रेस लेवल ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो ये मेडिटेटर्स के रिजल्ट है। जो हमारा ब्रेन है वो ऐसे है, 2 पार्ट अटैच्ड है।
उसके बीच में जो कार्पस कोलेसम है, मीन्स जो फाइबर है जो अटैच रहता है, जो इंफॉर्मेशन लेफ्ट टू राइट पास करता है, पता है ना, तो ये सारे डेवलपमेंट होगा। राजोगा मेडिटेटर्स के ब्रेन में ये जो फाइबर है वो ठीक होते हैं, इस वजह से उनके दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। जो मेडिटेटर्स होते हैं उनकी एक्सप्रेसिव क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो हर पॉइंट को एक्सप्रेस कर पाएंगे। उनकी ब्रेन की जो वेव्स है वो बैलेंस होती है। उनके ब्रेन में जो ग्रे मैटर है, जो आउटर मैटर है, ग्रे मैटर, जो मेमोरी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लिम्बिक सिस्टम कहते हैं उसको, वो भी ठीक होता है। जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे साइलेंस की, जितना थॉट पावर को हम अंडरस्टैंड करेंगे, जितना माइंड को हम अंडरस्टैंड करेंगे, उससे बैलेंस रखेंगे, तो ये सारे एप्लीकेशन है कि हम सभी अपने लाइफ में फोकस रह पाएंगे, गोल ओरिएंटेड रह पाएंगे, हमारा गोल फिक्स होगा, पैशनेट होंगे, डिटरमाइन होंगे, हम हर चीज को रिलैक्स होके और अटेंशन से कर पाएंगे। सो बेस इज थॉट पावर, बेस इज माइंड पावर एंड बेस इज स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो कभी भी स्पिरिचुअल क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना। हम सभी यूथ के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट आज है हमारा कंसंट्रेशन पावर, हमारा साइलेंस पावर, जो हमें जरूरी है, और उसका बेस है मेडिटेशन। थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन सीखने की तरफ भी ध्यान देना। तो ये सारी चीजें जो है, क्वेश्चन आते हैं कि डर लगता है, इमोशनल इम्बैलेंस होते हैं, सोचते हैं पर नहीं कर पाते, तो मेडिटेटर्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती। वो डेली सेल्फ मोटिवेटेड भी होंगे और हमेशा दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। सो व्हाट वी वांट टू बिकम, हमें क्या बनना है, कैसे बनना है, हमेशा किसी और से मोटिवेशन चाहिए या खुद ही मोटिवेटेड बनना है, दूसरे को आइडियल समझना है खुद के जीवन में, या खुद ही किसी के लिए आइडियल बनना है, ये चॉइस हमारी होगी, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए। और देखो कि बहुत सारी कंडीशंस हमारे लाइफ में, देखो आज जितने भी मोटिवेटेड स्पीकर है ना, वो आगे क्या बोलने वाले हमें पता है। आजकल तो हमारे उनकी बातों से भी हम मोटिवेट नहीं होते, हम कहते कि हाँ बात तो सही है, लेकिन नहीं होता, उसका क्या करें, है ना। तो सेल्फ मोटिवेशन का दूसरा नाम है मेडिटेशन, तो इसलिए उसे प्रायोरिटी भी देना होगा। तो आई थिंक स्टडी पैटर्न, साइंस क्या उसके पीछे, टाइम कौन सा होना चाहिए, कैसे डेकोरेट करना चाहिए, ये हमारा डेवलप होने चाहिए। अगर आपको हो तो आई विल शेयर दैट पर्टिकुलर पीपीटी आल्सो विथ यू गाइस, सो आप रेफर कर सकते हो कि कैसे करना है। लेकिन उसके लिए हमें खुद ही प्लान बनाना होगा, टाइम टेबल भी बनाना। तो आई होप कि आप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। किसी को कोई क्वेरीज है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, और अदरवाइज वी कैन स्टॉप हियर। हेलो दीदी। हाँ जी बोलो। एक्चुअली कोई क्यूरी तो नहीं है, लेकिन अभी आपने जो बोला कि जैसे कि 1 मंथ पहले आपकी एग्जाम है, तो आपको उस हिसाब से उस टाइम के लिए स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब उस टाइम जो भी होगा एग्जाम का। तो एक्चुअली इस मंथ में ही हमारी एक्सटर्नल एग्जाम है स्टार्टिंग। तो अभी ये तो अभी पता चला, तो क्या अभी से स्टार्ट करना ठीक रहेगा? वैसे जैसे आपने बोला कि उस टाइम स्पेंड के हिसाब से, जैसे कि 3 से 5 तक एग्जाम है, तो 3 से उस 5 नेक्स्ट मंथ? नहीं नहीं, इसी मंथ में। ओके, 3 से 5 टाइमिंग आफ्टरनून? यस। ओके ओके ओके। सो इसके लिए है ना, जैसे 3 से 5 का जो टाइम है उसमें आप क्या करना, जैसे आपका एक रूटीन सेट करना, आज से एक टाइम टेबल बना कि मुझे कितने आवर्स पढ़ाई करनी है, कब कब करनी है। मोस्टली 1 से 2 के बीच आप रेस्ट चाहो, थोड़ा सा फ्री होना तो कर सकते हैं, पर 3 से 5 माना आप कॉलेज कितने बजे जाओगे, 2 बजे से घर से निकलोगे रेडी होकर, तो 2 से 5 में आपको सोना नहीं है। आज से 2 से 5 में सोना नहीं है, मोबाइल नहीं देखना है, रेस्ट। जो ब्रेन को हम आदत लगाएंगे ना कि इजी रहना,
थोड़ा सा फ्री रहना, वो जो टाइमिंग है उसमें वो आदत नहीं 3 आवर्स की। नहीं तो कभी कभी ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको पेपर में नींद आती है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ दिनों से वो रूटीन हमारा था और अचानक से पेपर आ गया, तो वो सब होता है। इसीलिए आज से 2 से 5 के बीच सोना नहीं, उसमें थोड़ा स्टडी करना। और अगर आपको स्टडी करने में बोर होता हो तो नोट्स बनाना, लिख लिख के पढ़ना, या फिर उसके हिसाब से समझना, नोट डाउन करके आप पढ़ सकते हैं 3 से 5 के बीच में या 2 से 5 के बीच में। तब फिर उसके लिए रेडी हो जाएगा कि अभी हमें पेपर देना है इस हिसाब से, है ना। इट इज ओके दीदी। पॉसिबल है जी। और दीदी हाँ मुझे जी, गोल क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब गोल क्लियर कैसे करें? एंजाइटी हो जाती है, बहुत कुछ करने का होता है कि ये भी करना है ये भी करना है, और फिर एक भी चीज नहीं हो पाती है। राइट राइट। आप क्या करते हो? दीदी मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ ओके एज अ फ्रीलांसर। ओके, दैट्स गुड। और कोई आपकी पर्सनल स्टडी भी चल रही है? दीदी पर्सनल स्टडी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही रहती है। उसी से रिलेटेड। ओके, सो पहली चीज कि गोल सेट कैसे करना है। अभी देखो हम क्या करते हैं, हम जस्ट सोचते हैं ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारा सोचते हैं। और सबसे ज्यादा है ना, हम डिसएडवांटेजेस सोचते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा। ये टोटल अगर हम ओवरकम नहीं कर पाए, पास नहीं कर पाए, इतना टारगेट नहीं हुआ तो ये नुकसान होगा। तो हम कंटिन्यूसली एंजाइटी होने का, पैनिक होने का और स्ट्रेस बढ़ने का रीजन ये है कि हम निगेटिविटी को सोच सोच के, साइड इफेक्ट को या डिसएडवांटेजेस को सोच सोच के एंशियस होते हैं एक्चुअली। तो सिंपली जिस दिन है ना आपको गोल सेट करना है, तो आज ना आप एक नोटबुक बनाओ खुद के लिए, उसमें डालो कि आज से हमें क्या करना है। उसमें डिफरेंशिएट करो कि फर्स्ट गोल क्या है, 2-3 गोल होंगे अगर, तो उसको लिखो। उस गोल को लिखने के बाद पहला होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप क्या है इसकी। फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, एक ही दिन में, अगर एग्जाम्पल लिफ्ट जो होती है ना 7th फ्लोर है, हम क्या करते हैं 7th फ्लोर से डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर आना चाहते हैं, पर उसके बीच में स्टेप्स होती है। लिफ्ट भी हो तो 1 बाय 1 आएगी ना। हम चाहते हैं कि एक ही दिन में ये हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें नहीं जाना, आप क्या करो, गोल लिखो। अगर 4-5 है तो 4-5 गोल अलग अलग पेजेस पे लिखो। फिर उसके लिए लिखो कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके लिए आज मेरा क्या होना चाहिए आज। फॉर बेसिक एग्जाम्पल, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, मुझे अपना थीसिस लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल, अभी मुझे थीसिस लिखना है, और अगर मैं रोज सोचूं थीसिस नहीं हुआ तो कितना प्रॉब्लम होगा, कितना प्रॉब्लम होगा, तो मेरा थीसिस भी नहीं होगा, रिसर्च भी नहीं होगा। और उसके पहले होती पायलट स्टडी, एक वर्ड होता है माना प्रैक्टिकल स्टडी, वो भी नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जब गोल सेट करती हूँ तो मेरे लिए ऐसे करती हूँ कि एम है थीसिस फर्स्ट, उसके लिए बहुत सारी स्टेप्स है, रिसर्च करना है, रेफरेंस बुक फाइंड आउट करनी है, रिसर्च पेपर पढ़ना है, पायलट स्टडी डेकोरेट करना है, पेशेंट से मिलना है। उसके लिए पेशेंट्स से मिलने के लिए मुझे डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से मिलने के लिए पहला स्टेप क्या है मेरा, कि मुझे डॉक्टर्स के नाम फाइंड आउट करने हैं, उनके नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब ये हो गए स्टेप्स। अब मैं स्ट्रेस नहीं लूंगी कि थीसिस होना चाहिए, मैं क्या सोचूंगी, आज मुझे डॉक्टर्स के नाम सर्च करने हैं, कल मुझे सबको कॉल करना है और वो मैं करूंगी। थर्ड डे, आज मुझे उनसे प्रैक्टिकली मिलना है। फोर्थ डे, आज मुझे अपना थीसिस के लिए रिसर्च पेपर जस्ट फाइंड आउट करने हैं, मैं उसे आज जस्ट डाउनलोड करूंगी। फोर्थ डे, आज मैं एक पढ़ूंगी। सिक्स्थ डे, मैं उसके नोट्स बनाऊंगी। मतलब क्या मैं बताने की कोशिश क्या कर रही हूँ, हम क्या करते हैं, जस्ट सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं। उसके लिए आज फर्स्ट स्टेप क्या है वो करो, फिर कल सेकंड स्टेप क्या है वो करो। बहुत छोटी स्टेप होती है, लेकिन हम बड़ा सोचते सोचते क्या होता है, फर्स्ट स्टेप कभी लेते ही नहीं, इसलिए एंड कभी होता ही नहीं और गोल भी कभी सेट नहीं होता।
तो इसलिए छोटे छोटे गोल, बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे, जैसे आज 24 आवर्स में मेरा गोल था कि मेरे 2 रिसर्च पेपर कंप्लीटली पढ़कर हो जाने चाहिए। मेरा ये गोल नहीं था कि वो पढ़कर होकर नोट्स भी हो जाने चाहिए। तो मैंने जस्ट आज पढ़े, ओवरलुक किया, कल मैं उसका नोट बनाऊंगी, सिंपल। और मुझे पता है कि अगर मैं वन बाय वन डे जो सेट किया है उसको वैसे फॉलो करते जाऊंगी तो 1 मंथ में मेरा ये हो जाएगा, 2 मंथ में मेरा ये हो जाएगा, 6 मंथ में मेरा ये हो जाएगा। ये क्लैरिटी है। इसलिए फोकस किस पे करना है? प्रेजेंट पे, वर्तमान पे फोकस करना है। अभी अगर हम सेशन सुन रहे हैं और उसमें आपको स्ट्रेस हो रहा है कि मेरा 1 घंटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वो 1 घंटा चला गया, काश मैं 1 घंटा पढ़ाई कर लेती। अगर दो चीज हो रही है, सेशन भी सुनना है, छोड़ना भी नहीं है, और साथ में सामने बुक भी लेकर बैठे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या एनीथिंग, तो दोनों भी नहीं होगा, है ना? तो इसलिए पहले खुद को रिलैक्स करो, रिलैक्स। ये 1 घंटा मैंने ये सुनने के लिए दिया है, फिर इसके बाद मैंने जो सुना उसको रिकॉल करूंगी। तीसरा आवर्स में मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या सेट करना है। 4th आवर में मुझे डिसाइड करना है कि आज मैं क्या करूं। ऐसे आवर्स, डे, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 मिनट, एवरीथिंग का टाइम टेबल बना सकते हैं, लेकिन जस्ट फील रिलैक्स कि आज मुझे ये करना है। फोकस किस पर करना है? प्रेजेंट पे, प्रेजेंट का डे, इस पर फोकस करो। हम क्या करते हैं, ये अचीव करना है, लेकिन उसके लिए आज क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज क्या करना है इसको सेट करो, बस हो गया, फिर हो जाएगा। जी दीदी, आपका नेक्स्ट सेशन या आपका कोई कांटेक्ट नंबर? हाँ डेफिनेटली, मैं चैट बॉक्स में अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर करूंगी और एड्रेस भी शेयर करूंगी, सो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हम मिल भी सकते हैं। अगर आप, कहाँ से हैं आप प्रॉपर? दिल्ली दीदी। दिल्ली से, ओके, तो बात करेंगे। और दूसरी चीज की, जैसे आप सभी का हो तो अभी अगर ऐसा है तो हम बेसिक मेडिटेशन सेशन भी ले सकते हैं कि कैसे अपने आप को रिलैक्स रखना है। 3 दिन का मेडिटेशन सेशन जिसमें ऑनलाइन ही मिलेंगे कि क्या क्या इस हमने जैसे वैसे भी हमने जो पहला सेशन देखा उसमें क्या देखा कि सभी का बेस क्या है? थॉट। सेकेंड, हम क्या देख रहे हैं कि स्टडी के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, गोल ओरिएंटेड चाहिए, और उसके लिए फिर से क्या चाहिए? क्लैरिटी चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। तो सारी चीज यहाँ से मन की चीज है, और ये मन क्या है ये मेडिटेशन में सीख समझ सकते हैं। तो इफ पॉसिबल तो हम मेडिटेशन सेशन लेंगे 3 दिन का। डेट भी अगर आप कहो तो उसको सेट करेंगे आज ही। और लेकिन स्टडी से रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था जी कि हम अभी मतलब पढ़ते, हम हमारे मतलब नोट्स निकालते, तो उसमें हम हमारे नोट्स निकाले तो हम उसमें ही हाईलाइट कर सकते हैं, मतलब ये पेन से या हाईलाइटर से हाईलाइट कर नहीं सकते, मतलब हम नोट्स निकाल नहीं सकते, अगर हमको जरूरत पड़ी तो ही निकाल सकते हैं हम नोट्स। ओके, जरूरत पड़ी तो ही नोट्स निकालेंगे या नोटबुक में ही हम हाईलाइट करेंगे, ऐसे ना? यस यस जी। ओके, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप नोटबुक में या बुक में आप हाईलाइट करो। और बेसिक है कि अगर आपको अपने हिसाब से उसे याद रखने के लिए कोई चीज करनी हो, जैसे एक छोटा सा मीनिंग लिखना हो या एक पैराग्राफ है उसके बाजू में पेंसिल से कुछ लिख सकते हैं, या याद रखने के लिए उसके टॉप में कुछ डायग्राम बना दो छोटी सी, जिससे आपको याद रखना इजी हो। तो अपने तरीके, जो लिखा है ना कि डेवलप अवर ओन पैटर्न ऑफ स्टडी, खुद के पैटर्न ऑफ स्टडी के डेवलप कर सकते हैं, हर एक के अलग होंगे, पॉसिबल है। दीदी मैं अभी मतलब ऐसे ही कर रहा हूँ, मतलब बुक में ही मेरे मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, मतलब नोट्स तो बना नहीं रहा हूँ, मैं बुक में हाईलाइट कर रहा हूँ, मेरे को जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं वो उसमें बुक में ही हाईलाइट कर लेता हूँ। हाँ, अगर आपको इजी हाँ। है कि आप बाद में फिर से वो बुक ओपन करके आपने जो हाईलाइट किया है वो देख सकते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जांपल दीदी। हमारा ऐसा था कि एक टॉपिक के लिए हमें 10-15 रेफरेंस बुक पढ़ने हैं, और उसमें से किसी से सिर्फ टॉपिक अच्छा है, किसी से मैकेनिज्म अच्छा है, किसी से प्रोसीजर अच्छा है। तो फिर हमारे जैसे कोई ऐसे टॉपिक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग है, तो अगर बहुत सारी बुक्स है और अलग अलग बुक से एक ही टॉपिक के रिलेटेड अलग अलग टॉपिक आप ले रहे हैं,
तो फिर हम ऐसे करते थे कि जस्ट रेफरेंस का पेज नंबर, नाम, ये सब लिखना उनके लिए भी जरूरी है। लेकिन अगर आपके लिए इजी है तो बेस्ट थिंग कि आप वो कर सकते। ओके दीदी। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो वन, नो? दीदी जैसे मैं ना मल्टीटास्किंग हूँ और कुछ मेरे को इंटरनल डिस्ट्रैक्शन भी रहता है जब मैं पढ़ती हूँ। कोई जैसे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, अगर वो इजी है, मुझे आता है तो करूंगी। अगर वो डिफिकल्ट हुआ तो मेरा जो माइंड है वो इधर उधर वेंडरिंग करता है और बहुत टाइम लग जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे ये चीज कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए? अगर वो चीज डिफिकल्ट है तो मतलब वो टाइम इसलिए लगता है क्योंकि पहले स्ट्रेस आ जाता है कि अब ये कैसे होगा, है ना? शायद शायद, मतलब ये शायद है, मुझे खुद का नहीं पता है। खुद मतलब का नहीं पता। ओके, तो उसके पीछे ये मैकेनिज्म होता है कि जब हम हार्डर वर्क देखते हैं या न्यू वन होता है जो अभी तक हमने देखा नहीं, कोई भी चीज नई होती है तो पहले हम उसके लिए फियर ले लेते कि अभी कैसे होगा, अब ये तुरंत आना चाहिए। और उसके उस वक्त है ना बहुत अंदर एक लिंक लग जाती है कि अगर अभी के अभी इसको सॉल्व नहीं कर पाए तो फाइनल एग्जाम में 1 सेकेंड ही मिलता है, 1 मिनट ही मिलता है, फिर कैसे होगा? उस वक्त है ना, टेक लॉन्ग ब्रीथ, डीप ब्रीथ लो, खुद को बोलो रुको, जस्ट 1 मिनट, मुझे सोचने दो, मैं करूंगी। खुद से बात करो। कभी कभी है ना, जस्ट अगर आपका रूम है तो उसमें एक चक्कर वॉक करके आओ, थोड़ा सा पानी पियो और फिर बैठो एंड देन सॉल्व इट, तो वो हो जाएगा। तो पहले ना इसका पीछे का रीजन एक्चुअली स्ट्रेस ही होता है, क्योंकि हम कोई चीज कर सकते हैं पर हम पहले ही अंदर हमें पता भी नहीं है कि हमने क्या क्या सोच लिया। अभी है ना, आप सभी सेशन सुन रहे हैं, लेकिन जब जब मैं कोई एग्जाम्पल देती हूँ या जब कोई ऐसे लिंक की बात होती है तो आप तुरंत बहुत हिस्ट्री में जाके उसको रिलेट करके आते हैं, आपके पर्सनल हिस्ट्री में या आपके पर्सनल फ्यूचर में ऐसे होगा, ये सारा रिलेट करके आते हैं। लेकिन आपको पता भी नहीं होता है कि विद इन अ सेकेंड हम पास्ट और फ्यूचर में जंप करके आ गए। तो वैसे सो मेनी टाइम्स हमें ये पता नहीं होता है कि हमें स्ट्रेस है भी या नहीं है ना? तो इसीलिए ये चीज होनी चाहिए। ओके, और कोई? ओके, चैट बॉक्स में आया है कि गिव अप की फीलिंग जल्दी होती, गिव अप की फीलिंग जल्दी होती है, सबका है या सिर्फ नीलम का ही है? सभी को होता है ना ऐसे? सभी को ऐसे होता है क्योंकि हमने ना हर चीज को ऐसे समझा है कि ये हमारे हिसाब से होना चाहिए और अभी होना चाहिए। रुको, हर चीज का एक टाइम है। हम सभी यूथ बने एट द एज ऑफ 18+। बचपन में यूथ बने क्या? नहीं। जो आपने सिलेबस 10th में पढ़ा उस वक्त वो कितना हार्डर था हमारे लिए। अब जब हम 12th में आए हैं तो हमारे 10th वालों को हमसे इतना भी नहीं होता है कुछ। जब हम 12th पास कर लेंगे तो हम क्या कहते हैं, अरे कुछ भी नहीं था, पर तब तो बहुत बड़ा था। हर चीज का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो हमारा काम है करते जाओ करते जाओ। जैसे पर्सनली जब हम पढ़ाई करती थी, मतलब जब भी मैंने पढ़ाई की तो उस वक्त मैं कभी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थी। हम सभी का स्ट्रेस का रीजन क्या है? हम रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम चाहते हैं कि आज मैंने 4 आवर्स पढ़ाई की तो अभी 90% मार्क्स आने चाहिए। हम पढ़ इसलिए रहे कि 90% आने चाहिए, है ना? हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें ये समझना है, ये हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। इसको हम नॉलेज के हिसाब से ले अगर, तो इजी है। हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम छोटी सी चीज करते हैं, हम सोचते हैं अभी 65% तो आने चाहिए, अब तो 70% तो आने चाहिए, अब तो इतना होना चाहिए। रिजल्ट बाद में होना ही है। अगर आपने हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, आपने डिटर्मिनेशन से वर्क किया तो वो होगा ही। लेकिन अगर हम पहले ही अपने अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब सिर्फ रिजल्ट के लिए पढ़ते हैं, तो नहीं होगा। पेपर के 2 घंटे पहले तक आपके हाथ में टाइम है। जितना पढ़ना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, कर लो। 2 घंटे पहले सब छोड़ दो, रिलैक्स यहाँ से। अब 2 घंटे आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए रिलैक्स हो जाओ, अच्छे से रिलैक्स होके बैठ जाओ। जो होगा होगा बस।
और पेपर के बाद कभी भी, मैंने पर्सनली तो कभी भी पेपर होने के बाद घर आके जो हमें आदत होती है ना कि कितने मार्क्स आएंगे, वो हमारे स्ट्रेस का रीजन है। मैंने पर्सनली कभी भी वो चीज किया नहीं, पता नहीं मुझे पसंद नहीं था कि अब हो गया ना, अब जो पेपर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो आएगा ही। क्योंकि अगर मैं घर आके वो क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठूं और स्टडी बुक को लेकर बैठूं कि कितना राइट किया मैंने और कितना रॉन्ग किया, तो मेरा कल जो पेपर है आने वाला, उसके ऊपर मेरा फोकस नहीं होगा और मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी कि अरे मैंने तो इतना मेहनत किया था, फिर भी 70 ही मार्क्स मिले, 50 ही मार्क्स मिले, और आने वाले पेपर के लिए मेरा मूड खराब हो जाएगा और मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। इसलिए ये मिस्टेक भी कभी नहीं करना कि हम चेक करें। कब चेक करना? जब पूरी एग्जाम खत्म हो गई, पूरी जितना हमारा पेपर था, एग्जाम था, वो सब फिनिश हो चुका है। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप फिर अपने मार्क्स काउंट करो, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम नहीं करो। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें हमारे स्ट्रेस से दूर रखती है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स अगर यूज करें तो इजी हो सकता है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं ना? ओके, दीदी सो आपका वो, हाँ जी, हाँ आपका बोलो। कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस। हाँ एग्जैक्टली, मैं वो शेयर कर रही हूँ। और दूसरी चीज की, अगर आप लोग सभी हाँ बोलते हैं तो हम मेडिटेशन सेशन लेंगे 3 दिन। क्या कहते हैं? यस दीदी, यस दीदी। कब से लेना है, डेट भी आप सभी बताइए। दीदी अभी तो हमारी एग्जाम है, मतलब ये जो सेशन में वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी इस मंथ में और अगले मंथ तक एग्जाम है, 13 तारीख तक। तो आप अगर आप अगर चाहते हैं तो हम अगले मंथ से चालू कर सकते हैं 13 तारीख के बाद। हमें सिर्फ 3 दिन ही लेना है और 1 आवर डेली। तो 3 दिन डेली लेने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत डिस्टर्ब होगा। पॉसिबल है तो आप ऐसे कर सकते हैं ना कि जो 1 आवर अपना मेडिटेशन सेशन होगा, उसके पहले पढ़ाई करो और उस 1 आवर के बाद पढ़ाई स्टार्ट करो, उतना ठीक है गैप दीदी, हो जाएगा। ठीक है दीदी, बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। ऐसे आप सभी को क्या लगता है, चैट बॉक्स में लिखो। कब से लेना? 2 दिन गैप, 3 दिन गैप, कल से, क्या कहेंगे? और टाइमिंग भी कल से ही, ओके। और टाइमिंग 6 to 7 और 5 to 6, आप बोलो, आप सभी के लिए कौन सा पॉसिबल है? बताइए जल्दी जल्दी। आफ्टर 6:30 मेरा एक्चुअली ऑनलाइन सेशन रहता है, मॉर्निंग में भी पॉसिबल है। आप सभी के लिए कौन सा टाइम पॉसिबल होगा मॉर्निंग में अगर ले तो? मॉर्निंग में कौन सा टाइम? 10 बजे और 7 से 8। 10 बजे 7 से 8, ओके। 7 से 8 भी अनकंफर्टेबल इन इवनिंग, ओके। तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे तो हमें समझ आएगा कि मेजॉरिटी जिनका होगा ना, उसके हिसाब से अपन करेंगे। Excellent. ओके, ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा। और दूसरा कि 7 to 8 भी मेरा सेशन होता है और रात के 8 से 9 बजे तक भी सेशन होता है, तो इसलिए इसके बीच में आप बताइए। 6 to 7 ही रखते हैं फिर, बीच का ऑप्शन किसी का भी। क्या कहेंगे, 6 to 7 इज इजी? ओके, तो शार्प 6 o'clock हम स्टार्ट करते हैं और देन हम 7 o'clock
एंड करेंगे शार्प। जैसे आजकल हमारा जो टॉपिक चला वो एक्सटेंड करने वाला टॉपिक था, लाइक शेयरिंग होगा, इंटरेक्शन होगा, लेकिन उसमें हम जस्ट 1 आवर 45 मिनट्स बात करेंगे, 15 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। सो कल से 6 to 7 3 days, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन जस्ट फॉर मेडिटेशन। पॉसिबल है? यस और नो अभी रिप्लाई कीजिए। सिर्फ 3 बच्चे, बाकी सब यस इट इज पॉसिबल। ओके ओके, सो फिर कल से इज इट नेसेसरी टू शेयर फ्लायर और एवरीथिंग? लिंक विल बी सेम। ओके, तो कल से 3 दिन हम मिलेंगे 6 to 7 फॉर मेडिटेशन। तो अभी सेशन एंड भी हम एक थोड़ा छोटा सा मेडिटेशन सॉन्ग के साथ करेंगे, उसके बाद सेशन एंड करेंगे। मैंने नंबर शेयर किया है, सो वी विल मीट टुमारो ऑन 6 to 7 PM। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग विद अस एंड लिसन पेशेंटली। ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़
से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।